नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में आने वाले तूफानों का सामना कैसे किया जाए? जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, जब हमारी नौकरी चली जाती है, हमारा कोई अपना बीमार हो जाता है या हमारा दिल टूट जाता है, तो हम कैसे शांत और मजबूत बने रह सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा मानसिक कवच है, जिसे पहनकर हम जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना बिना बिखरे, बिना टूटे कर सकें? आज की इस भाग दौड़ और अनिश्चितता भरी दुनिया में, जहां हमारा कंट्रोल बहुत सी चीजों पर नहीं है, ये सवाल शायद सबसे जरूरी सवाल बन गया है। इन्हीं सवालों का जवाब आज से 2000 साल पहले कुछ बहुत ही समझदार लोगों ने खोज निकाला था। वो कोई साधु संत नहीं थे जो गुफाओं में रहते थे। उनमें से एक रोम का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, एक दूसरा उसका सबसे अमीर सलाहकार था और एक तीसरा एक गुलाम था जिसके पास कुछ भी नहीं था। और इन तीनों ने मिलकर हमें जीवन जीने का एक ऐसा दर्शन दिया, एक ऐसा प्रैक्टिकल गाइड दिया जो आज भी उतना ही ताजा और उतना ही शक्तिशाली है। उस दर्शन का नाम है स्टोइसिज्म। ये कोई भारी भरकम किताबी फिलॉसफी नहीं है दोस्तों। ये जिंदगी के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा टूल किट है जो हमें मानसिक शांति, लचीलापन और एक अटूट आंतरिक शक्ति हासिल करना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन पर, हमारी अपनी सोच पर, हमारे नियंत्रण में है। क्या आप तैयार हैं उस मानसिक सुपर पावर को अनलॉक करने के लिए जो आपके अंदर ही छिपी है? क्या आप तैयार हैं जिंदगी के हर खेल को एक चैंपियन की तरह खेलना सीखने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, स्टोइसिज्म क्या है? एक फकीर, एक सलाहकार और एक बादशाह की कहानी। इस शक्तिशाली दर्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके नाम और इसकी शुरुआत को समझना होगा। स्टोइसिज्म शब्द सुनने में कुछ अजीब और शायद मुश्किल लग सकता है। यह शब्द आया है एक ग्रीक शब्द स्टोआ पोइक्ले से, जिसका मतलब है रंगीन बरामदा। आज से लगभग 300 साल ईसा पूर्व एथेंस शहर में जेनो नाम के एक दार्शनिक इसी रंगीन बरामदे में खड़े होकर लोगों को जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाते थे। और यहीं से इस दर्शन का नाम स्टोइसिज्म हो गया। लेकिन स्टोइसिज्म को असली पहचान और प्रसिद्धि मिली रोमन साम्राज्य के समय में। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके तीन सबसे प्रमुख नायक समाज के तीन बिल्कुल अलग अलग स्तरों से आते थे, जो यह साबित करता है कि यह दर्शन हर इंसान के लिए है, चाहे वो राजा हो या रंक। पहले नायक थे सेनेका। सेनेका रोम के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। वो एक महान लेखक, एक नाटककार और कुख्यात सम्राट नीरो के सलाहकार थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसका कोई भी इंसान सपना देख सकता है, दौलत, शोहरत और ताकत। लेकिन वो जानते थे कि यह सब बाहरी चीजें कितनी क्षणभंगुर और कितनी खतरनाक हो सकती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्हें देश निकाला भी झेलना हुआ और अंत में उन्हें अपने ही सम्राट द्वारा आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। उनकी लिखी हुई चिट्ठियां, लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक, आज भी हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम गुस्से, दुख और मौत के डर का सामना कर सकते हैं। सेनेका हमें दिखाते हैं कि अमीरी और ताकत के बीच भी कैसे एक शांत और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। दूसरे और शायद सबसे प्रभावशाली नायक थे एपिक्टेटस। एपिक्टेटस का जन्म एक गुलाम के रूप में हुआ था। उनके पास कुछ भी नहीं था, यहां तक कि उनका अपना शरीर भी उनका नहीं था। उनके मालिक ने एक बार गुस्से में उनकी टांग इतनी बुरी तरह से घुमा दी कि वो जिंदगी भर के लिए लंगड़े हो गए। लेकिन एपिक्टेटस ने दिखाया कि भले ही कोई आपके शरीर को गुलाम बना ले, लेकिन आपके मन को, आपकी सोच को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। बाद में आजाद होने के बाद वो स्टोइसिज्म के एक बहुत विशाल टीचर बने। उनकी शिक्षाएं हमें उनकी किताब द एंचेरिडियन, यानी छोटी सी हैंडबुक में मिलती हैं। एपिक्टेटस की फिलॉसफी बहुत ही सीधी, सच्ची और प्रैक्टिकल है। वो हमें बार बार लगातार सिर्फ एक ही सबसे जरूरी बात याद दिलाते हैं। और वो बात क्या है, ये हम आगे जानेंगे। और तीसरे नायक थे दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक, रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस। आप कल्पना कीजिए उस इंसान की जिसके कंधों पर दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य को चलाने की जिम्मेदारी है। उसे हर रोज युद्ध, राजनीति, महामारी और व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना करना होता था। और इस सब के बीच
वो हर रात अपने टेंट में बैठकर अपने लिए एक डायरी लिखते थे। वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद को स्टोइक सिद्धांतों की याद दिलाने के लिए लिखते थे। उनकी उसी पर्सनल डायरी को आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। यह किताब हमें एक राजा के मन के अंदर झांकने का मौका देती है और हमें सिखाती है कि कैसे हम जिम्मेदारी और दबाव के बीच भी एक शांत, नेक और सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो एक गुलाम, एक सलाहकार और एक बादशाह, इन तीनों ने हमें दिखाया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, स्टोइसिज्म का रास्ता हर किसी के लिए खुला है। तो आखिर यह रास्ता है क्या? इन सब की शिक्षाओं का सार क्या है? स्टोइसिज्म का मूल विचार यह है कि एक अच्छी, खुशहाल और सार्थक जिंदगी, यानी जिसे वो यूडाइमोनिया कहते थे, बाहरी चीजों को हासिल करने से नहीं मिलती। यह पैसा, सेहत या शोहरत पर निर्भर नहीं है। यह मिलती है एक गुणवान, एक नेक चरित्र विकसित करने से। यह मिलती है एक ऐसा मन विकसित करने से जो तर्क पर चलता हो और जिसे बाहरी घटनाओं से कोई फर्क न होता हो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उस दुनिया पर अपनी प्रतिक्रिया को, अपनी सोच को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और असली शक्ति, असली आजादी इसी कंट्रोल में छिपी है। लेकिन वो कौन सा एक सिद्धांत है, वो कौन सी एक चाबी है जिसे एपिक्टेटस ने स्टोइसिज्म का सबसे महत्वपूर्ण राज बताया? एक ऐसा राज जो अगर आप समझ जाएं तो आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा चिंताएं एक पल में खत्म हो सकती हैं। इस जादुई चाबी को हम अगले अध्याय में खोजेंगे। चैप्टर नंबर 2, कंट्रोल का फंदा। वो एक विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब हम स्टोइसिज्म के उस सबसे विशाल, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा व्यावहारिक सिद्धांत पर आ गए हैं, जिसे अगर आप सच में समझ लें और अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपकी जिंदगी में एक बहुत विशाल क्रांति आ सकती है। यह वो विचार है जिसे गुलाम से दार्शनिक बने एपिक्टेटस ने अपनी पूरी शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाया। और वो विचार है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का विभाजन। एपिक्टेटस कहते हैं, इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। ये सुनने में बहुत ही सरल और जाहिर सी बात लगती है ना? लेकिन इस एक छोटे से वाक्य में मन की शांति का सबसे अहम राज छिपा है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हैं, यानी अप टू यू हैं? एपिक्टेटस कहते हैं, सिर्फ हमारा मन, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारी मान्यताएं और हमारे कर्म, यानी हमारी पूरी आंतरिक दुनिया। मैं किसी घटना के बारे में क्या सोचता हूं, यह मेरा फैसला है। मैं किसी स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देता हूं, यह मेरा फैसला है। मैं किन चीजों को महत्व देता हूं, यह मेरा फैसला है। यह वो किला है जिसका मैं निर्विवाद राजा हूं। यहां मेरी पूरी हुकूमत चलती है। और वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, यानी नॉट अप टू अस हैं? एपिक्टेटस कहते हैं, बाकी सब कुछ। हमारा शरीर, यानी हम उसे स्वस्थ रखने की कोशिश कर सकते हैं, पर वो बीमार होगा या नहीं, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी धन, यानी हम उसे कमा सकते हैं, पर वो रहेगी या चली जाएगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी शोहरत, यानी हम अच्छा काम कर सकते हैं, पर दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये उनके कंट्रोल में है, हमारे नहीं। दूसरे लोगों का व्यवहार, मौसम, ट्रैफिक और यहां तक कि हमारी अपनी मौत, ये सारी बाहरी दुनिया है। और इस दुनिया पर हमारा बहुत ही कम, या यूं कहें कि लगभग कोई कंट्रोल नहीं है। अब स्टोइक्स कहते हैं कि इंसान के सारे दुखों, सारी चिंताओं और सारी निराशा की मूल सिर्फ एक ही है। हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं, और उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हैं। हम अपना सारा समय और अपनी सारी ऊर्जा बाहरी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने में लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि ट्रैफिक न मिले, कि हमारा बॉस हमारी तारीफ करे, हम कभी बीमार न हों। और जब ऐसा नहीं होता, जो कि अक्सर नहीं होता, तो हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं और गुस्सा करते हैं। हम एक ऐसा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम कभी जीत ही नहीं सकते। एक स्टोइक का रास्ता इसका ठीक उल्टा है। वो अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा फोकस सिर्फ उन चीजों पर लगाता है जो उसके कंट्रोल में हैं, और जो चीजें उसके कंट्रोल में नहीं हैं, उनके प्रति वो एक उदासीनता, एक स्वीकृति का भाव अपनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो निष्क्रिय हो जाता है। नहीं, वो कर्म करता है,
लेकिन वो कर्म के फल से खुद को नहीं जोड़ता। जैसे एक स्टोइक तीरंदाज का उदाहरण दिया जाता है। तीरंदाज का काम क्या है? उसका काम है अपने शरीर को साधना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, हवा के रुख को समझना और पूरी कुशलता के साथ तीर को छोड़ना। ये सब उसके कंट्रोल में है। लेकिन एक बार जब तीर कमान से निकल गया, तो वो निशाने पर लगेगा या नहीं, ये अब उसके कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है अचानक हवा का एक तेज झोंका आ जाए या निशाना खुद ही हिल जाए। एक आम तीरंदाज अगर निशाना चूक जाए तो वो दुखी होगा, गुस्सा करेगा। लेकिन एक स्टोइक तीरंदाज शांत रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम, जो उसके कंट्रोल में था, पूरी ईमानदारी और कुशलता से किया। नतीजा उसके कंट्रोल में था ही नहीं। इस एक विचार को अपनी जिंदगी में लागू करके देखिए। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और लेट हो रहे हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप गुस्सा करें, हॉर्न बजाएं और अपनी पूरी यात्रा को तनाव और चिंता में बिताएं। ये उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, आप एक गहरी सांस लें और स्वीकार करें कि ट्रैफिक आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो आपके कंट्रोल में है, वो है आपका समय। आप उस समय का इस्तेमाल कुछ अच्छा करने में कर सकते हैं। आप कोई अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, किसी दोस्त को फोन कर सकते हैं या बस शांति से बैठ सकते हैं। फैसला आपका है। किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी। वो शब्द उसके थे, वो उसके कंट्रोल में थे। लेकिन उन शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया देनी है? क्या उन्हें अपने दिल पर लेना है और अपना दिन खराब करना है, या उन्हें हवा में उड़ा देना है? यह आपके कंट्रोल में है। यह सिद्धांत हमें एक बहुत अधिक शक्ति देता है। यह हमें बाहरी दुनिया की गुलामी से आजाद करता है। यह हमें बताता है कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है, वो हमारे अपने हाथ में है। कोई भी हमें दुखी या परेशान नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद उसे ऐसा करने की इजाजत न दें। लेकिन अब यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है। अगर पैसा, सेहत, शोहरत, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमें इनके प्रति उदासीन रहना चाहिए, तो फिर अच्छा क्या है? एक स्टोइक के लिए अच्छे जीवन का असली मतलब क्या है? किस एक चीज को हमें अपनी जिंदगी का सबसे प्रमुख लक्ष्य बनाना चाहिए? इस सवाल का जवाब ही स्टोइसिज्म का दिल है, और इसे हम अगले अध्याय में खोजेंगे। चैप्टर नंबर 3, सद्गुण ही एकमात्र अच्छाई है, एक ऐसा खजाना जिसे कोई नहीं छीन सकता। पिछले अध्याय में हमने स्टोइसिज्म की उस जादुई चाबी को समझा जो हमें बाहरी दुनिया के तूफानों से बचा सकती है। लेकिन अब हम उस दर्शन के दिल में उतरने जा रहे हैं, उसके सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे मुश्किल लगने वाले विचार को समझने जा रहे हैं। वो विचार यह है, सद्गुण ही एकमात्र अच्छाई है। ये स्टोइसिज्म का नैतिक आधार है। वो ध्रुव तारा है जिसे देखकर एक स्टोइक अपनी जिंदगी का हर फैसला लेता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टोइक्स के लिए इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो सच में अच्छी है, और वो है एक नेक, एक सदाचारी और एक तर्कसंगत चरित्र का होना। और दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो सच में बुरी है, और वो है एक दुष्ट, एक भ्रष्ट और एक तर्कहीन चरित्र का होना। बाकी सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, जिसे हम आमतौर पर अच्छा या बुरा मानते हैं, स्टोइक्स के लिए इंडिफरेंट यानी उदासीन या निरपेक्ष हुए। इस लिस्ट में क्या क्या आता है? सेहत, बीमारी, अमीरी, गरीबी, खुशी, दर्द, शोहरत, बदनामी और यहां तक कि जिंदगी और मौत भी। ये सब चीजें स्टोइक्स के लिए न तो अच्छी हैं और न ही बुरी। वो बस बाहरी परिस्थितियां हैं, कच्चा माल हैं। वो अपने आप में हमें खुश या दुखी नहीं बना सकती। अब यह बात हमें बहुत अजीब लग सकती है। कोई यह कैसे कह सकता है कि सेहत अच्छी चीज नहीं है या बीमारी बुरी चीज नहीं है? इसे समझने के लिए हमें स्टोइक्स के तर्क को समझना होगा। वो कहते हैं कि कोई भी बाहरी चीज अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे हमसे छीना जा सकता है। आपकी सेहत आज अच्छी है, कल खराब हो सकती है। आपका पैसा आज है, कल नहीं रहेगा। आपकी शोहरत आज है, कल कोई और ज्यादा मशहूर हो जाएगा। जो भी चीज बाहरी है, वो फॉर्च्यून यानी किस्मत के अधीन है, और इसलिए वो भरोसेमंद नहीं है। अगर हम अपनी खुशी को इन बाहरी चीजों पर आधारित करेंगे, तो हम हमेशा एक डर और चिंता की जिंदगी जींगे, क्योंकि हमें हमेशा उन्हें खोने का डर लगा रहेगा। तो फिर वो कौन सी एक चीज है जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता? वो है हमारा चरित्र, हमारे सद्गुण। चाहे हम कितने भी बीमार हों, कितने भी गरीब हों, या लोग हमारी कितनी भी बुराई क्यों ना करें, कोई भी हमें एक अच्छा, एक ईमानदार और एक साहसी इंसान बनने से नहीं रोक सकता। यह वो आंतरिक खजाना है जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है,
और इसीलिए यही एकमात्र सच्ची अच्छाई है। एक स्टोइक का पूरा जीवन इसी आंतरिक खजाने को बनाने और उसे चमकाने में लगता है। स्टोइक्स ने 4 मुख्य सद्गुणों की बात की, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है बुद्धिमत्ता। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन को जीने की व्यावहारिक समझ है। यह जानने की क्षमता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या निरपेक्ष है। यह जानने की क्षमता है कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। दूसरा है न्याय। यह सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि यह दूसरे लोगों के साथ निष्पक्षता, दया और ईमानदारी से व्यवहार करना है। यह समझना है कि हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तीसरा सद्गुण है साहस। यह सिर्फ युद्ध के मैदान में बहादुरी दिखाना नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर मुश्किल का, हर दर्द का और यहां तक कि मौत का भी बिना डरे पूरी गरिमा और शांति के साथ सामना करना है। यह सच बोलने का साहस है, भले ही वो अलोकप्रिय हो। और चौथा सद्गुण है संयम या आत्मनियंत्रण। यह अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं और अपनी भावनाओं का गुलाम न बनना है। यह समझना है कि हमें कितनी चीजों की जरूरत है और कब रुकना है। यह अतिवाद से बचना और एक संतुलित जीवन जीना है। एक स्टोइक के लिए इन 4 सद्गुणों के अनुसार जीना ही एक सफल और खुशहाल जीवन है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर एक स्टोइक बीमार है, तो वो अपनी बीमारी का सामना साहस और शांति से करेगा, और इस तरह वो अपनी बीमारी को भी सद्गुण का अभ्यास करने का एक मौका बना लेगा। अगर वो गरीब है, तो वो अपनी गरीबी में भी ईमानदारी और गरिमा से जिएगा। उसके लिए बाहरी चीजें सिर्फ वो कार्ड हैं जो जिंदगी उसे बांटती है। वो कार्ड अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, लेकिन असली खेल यह नहीं है कि आपको कौन से कार्ड मिले। असली खेल यह है कि आप उन कार्ड्स को खेलते कैसे हैं। और एक स्टोइक अपने हर कार्ड को बुद्धिमत्ता, न्याय, साहस और संयम के साथ खेलता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और आजाद करने वाला विचार है। यह हमें बाहरी दुनिया की रेटिंग्स से मुक्त करता है। अब हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास कितनी विशाल वाहन है या हमारे बैंक में कितना पैसा है। हमें सिर्फ इस बात की चिंता करनी है कि क्या हम एक अच्छे, एक नेक इंसान बन रहे हैं या नहीं। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, हमारी भावनाएं, गुस्से, डर और दुख का क्या? क्या एक स्टोइक को कभी गुस्सा नहीं आता? क्या वो एक पत्थर दिल, भावनाहीन इंसान होता है? यह स्टोइसिज्म के बारे में सबसे मुख्य गलतफहमियों में से एक है, और इसी गलतफहमी का पर्दा हम अगले अध्याय में उठाएंगे। चैप्टर नंबर 4, भावनाओं का तूफान और तर्क की नाव। क्या स्टोइक पत्थर दिल होते हैं? अब हम स्टोइसिज्म के बारे में उस सबसे अहम और सबसे आम गलतफहमी पर बात करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस दर्शन को अपनाने से डरते हैं। जब हम आज की भाषा में स्टोइक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी छोटे एस के साथ, तो हमारा मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपनी भावनाओं को दबाता है, जो पत्थर दिल है और जो दुख या खुशी कुछ भी महसूस नहीं करता। हम एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जो हर स्थिति में एक रोबोट की तरह बिना किसी भावना के टिका रहता है। लेकिन क्या स्टोइसिज्म यानी बड़े एस के साथ का यही मतलब है? क्या सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस हमें यही सिखाना चाहते थे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह स्टोइसिज्म की एक बहुत ही सतही और गलत समझ है। स्टोइक्स भावनाहीन होने की बात नहीं करते थे, वो अपनी भावनाओं के मालिक बनने की बात करते थे। उनका लक्ष्य भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि हानिकारक और तर्कहीन भावनाओं को खत्म करना था। इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि स्टोइक्स के अनुसार भावनाएं पैदा कैसे होती हैं, और उनका यह विश्लेषण इतना ज्यादा गहरा और इतना ज्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से सटीक है कि आज की सबसे आधुनिक थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी, इसी सिद्धांत पर आधारित है। स्टोइक्स ने कहा, इंसान चीजों से परेशान नहीं होता, बल्कि उन चीजों के बारे में वो जो राय बनाता है उससे परेशान होता है। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। इसका मतलब है कि कोई भी बाहरी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो बस होती है। उसे अच्छा या बुरा हमारा जजमेंट, हमारी राय, हमारी सोच बनाती है, और हमारी भावनाएं सीधे सीधे उस घटना से नहीं, बल्कि हमारे उस जजमेंट से पैदा होती हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आप बारिश में फंस गए हैं और आपके पास छाता नहीं है। ये एक घटना है। अब इस पर आपकी भावना क्या होगी? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं।
अगर आप सोचते हैं, अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे सारे पोशाक खराब हो जाएंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया, तो आप गुस्सा, निराशा और चिंता महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं, चलो, बारिश हो रही है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ देर यहां रुककर इसका आनंद ले सकता हूं, या फिर भीगते हुए जाने का भी एक अलग मजा है, तो आप शायद शांति या खुशी महसूस करेंगे। घटना वही है, बारिश। लेकिन आपकी भावनाएं आपके जजमेंट के साथ बदल गईं। स्टोइक्स ने भावनाओं को दो तरह से बांटा। पहली है प्रोटो इमोशंस, या पहले आवेग। ये हमारे शरीर की स्वाभाविक अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे अचानक कोई तेज आवाज सुनकर चौंक जाना या किसी ऊंचाई से डर लगना। स्टोइक्स कहते थे कि यह स्वाभाविक है और इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता और न ही करना चाहिए। ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। असली समस्या आती है दूसरी तरह की भावनाओं से, जिन्हें वो पैशंस कहते थे। यह तीव्र, तर्कहीन और हानिकारक भावनाएं हैं, जैसे कि बेकाबू गुस्सा, गहरा डर, अतार्किक ईर्ष्या और अतृप्त लालसा। स्टोइक्स का मानना था कि यह पैशंस हमारी गलत सोच, हमारे झूठे जजमेंट्स का नतीजा है। यह एक तरह की मानसिक बीमारी है। जैसे गुस्सा। गुस्सा कब आता है? जब हम ये मानते हैं कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा और अन्यायपूर्ण हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक स्टोइक कहेगा कि पहली बात, कोई भी बाहरी चीज बुरी नहीं होती, और दूसरी बात, दुनिया आपकी उम्मीदों के हिसाब से चलने के लिए बाध्य नहीं है। लोग गलतियां करेंगे, चीजें आपके खिलाफ जाएंगी। इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाएं। आप उठाएंगे, लेकिन एक शांत और तर्क संगत गुस्से के साथ, न कि एक अंधे, विनाशकारी क्रोध के साथ। इसी तरह डर। डर तब पैदा होता है जब हम यह मानते हैं कि भविष्य में कुछ बहुत बुरा होने वाला है और हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। एक स्टोइक कहेगा कि भविष्य आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसकी चिंता करना व्यर्थ है। आप सिर्फ अपने वर्तमान के कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने अंदर यह विश्वास पैदा करें कि आप किसी भी आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हैं। तो एक स्टोइक अपनी भावनाओं का दमन नहीं करता, वो उनका विश्लेषण करता है। वो एक जासूस की तरह अपनी भावनाओं के स्रोत तक जाता है और उस जजमेंट को पकड़ता है जिसने उस भावना को जन्म दिया है, और फिर वो उस जजमेंट को तर्क की कसौटी पर कसता है। वो खुद से पूछता है, क्या यह सोचना सच में सच है? क्या इस स्थिति को देखने का कोई और ज्यादा तर्क संगत तरीका है? इस प्रक्रिया के जरिए वो धीरे धीरे अपनी हानिकारक भावनाओं को खत्म कर देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो एक उदासीन रोबोट बन जाता है। स्टोइक्स का मानना था कि जब आप इन नकारात्मक पैशंस से मुक्त हो जाते हैं, तो आप अच्छी, सकारात्मक और तर्क संगत भावनाओं का अनुभव करने लगते हैं, जैसे कि सच्ची खुशी, आंतरिक शांति और पूरी इंसानियत के प्रति एक गहरा प्रेम। तो स्टोइसिज्म भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनका सही इस्तेमाल करना सिखाता है। लेकिन यह सब तो सैद्धांतिक बातें हो गईं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस दिमागी जिम का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? स्टोइक्स ने हमें कौन से प्रैक्टिकल व्यायाम, कौन सी एक्सरसाइज दी है? इस रोमांचक टूलकिट को हम अगले अध्याय में खोलेंगे। चैप्टर नंबर 5, एक स्टोइक का दिमागी जिम, मन को फौलाद बनाने के व्यायाम। अब तक हम स्टोइसिज्म के क्यों और क्या को समझ चुके हैं, लेकिन इस दर्शन की असली खूबसूरती और ताकत इसके कैसे में है। स्टोइसिज्म सिर्फ अध्ययन करने या सोचने की चीज नहीं है, यह करने की चीज है। यह एक कला है जिसे हर रोज अभ्यास करके ही सीखा जा सकता है। जैसे एक एथलीट अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए रोज जिम जाता है, वैसे ही एक स्टोइक अपने मन को मजबूत और लचीला बनाने के लिए रोज दिमागी व्यायाम करता है। स्टोइक दार्शनिकों ने हमें कई ऐसी शक्तिशाली तकनीकें और अभ्यास दिए हैं, जिन्हें हम आज भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके ज्यादा शांत, ज्यादा साहसी और ज्यादा समझदार बन सकते हैं। चलिए, इस दिमागी जिम के कुछ सबसे बेहतरीन उपकरणों से मिलते हैं। पहला और सबसे प्रसिद्ध व्यायाम है प्रीमेडिटेटियो मेलोरम, जिसका लैटिन में मतलब है बुरी चीजों का पहले से ध्यान करना। यह सुनने में कुछ अजीब और नकारात्मक लग सकता है। हमें तो हमेशा सकारात्मक सोचने के लिए कहा जाता है, लेकिन स्टोइक्स का तरीका कुछ अलग था। वो कहते थे कि हर सुबह या दिन में कभी भी कुछ पल निकालकर यह कल्पना करो कि आज तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। कल्पना करो कि तुम्हारी ट्रेन छूट सकती है, कि तुम्हारा बॉस तुम पर चिल्ला सकता है,
कि तुम्हारा फोन खो सकता है या यहां तक कि तुम्हारा कोई अपना तुमसे दूर जा सकता है। अब इसका मकसद आपको डराना या निराश करना नहीं है। इसके दो बहुत ही गहरे और शक्तिशाली उद्देश्य हैं। पहला, जब आप यह सोचते हैं कि आप इन चीजों को खो सकते हैं, तो आपको उन चीजों की असली कीमत का एहसास होता है जो आपके पास अभी हैं। आप अपनी सेहत, अपने रिश्तों और अपनी संपत्ति को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देते हैं। आप उनके लिए ज्यादा आभारी हो जाते हैं। और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है खुद को मानसिक रूप से तैयार करना। अगर आप पहले से ही सबसे बुरे के लिए तैयार हैं, तो जब वो सच में होता है, तो वो आपको उतना ज्यादा झटका नहीं देता। आप घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने मन में पहले ही इसका सामना कर लिया होता है। यह एक तरह की मानसिक वैक्सीन है, जो आपको दुर्भाग्य के वायरस से युद्ध करने के लिए मजबूत बनाती है। दूसरा व्यायाम है ऊपर से देखना। यह मार्कस ओरेलियस का पसंदीदा अभ्यास था। जब भी आप अपनी छोटी मोटी समस्याओं, अपनी चिंताओं और अपने झगड़ों में बहुत ज्यादा उलझा हुआ महसूस करें, तो इस दिमागी कसरत को करें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपनी कुर्सी से ऊपर उठ रहे हैं। आप अपने कमरे की छत को देख सकते हैं, फिर अपने घर को, अपनी गली को, अपने शहर को, और ऊपर उठते जाइए जब तक कि आप अपने पूरे देश को, फिर पूरे महाद्वीप को और फिर इस पूरी पृथ्वी को एक छोटी सी नीली गेंद की तरह अंतरिक्ष में तैरते हुए न देख लें। और फिर सोचिए कि उस छोटी सी गेंद पर, उस छोटे से शहर में, वो आपकी छोटी सी समस्या कितनी ज्यादा छोटी और कितनी ज्यादा महत्वहीन है। यह अभ्यास आपके अहंकार को कम करता है, आपकी समस्याओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में रखता है और आपको यह एहसास कराता है कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हैं। यह आपके अंदर पूरी इंसानियत के प्रति एक जुड़ाव की भावना भी पैदा करता है। तीसरा और बहुत ही जरूरी अभ्यास है जर्नलिंग, यानी एक डायरी लिखना। जैसा कि हमने देखा, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस असल में उनकी पर्सनल डायरी ही थी। स्टोइक जर्नलिंग का मकसद दिन भर की घटनाओं को सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि उनका विश्लेषण करना है। आप रात में सोने से पहले अपने दिन का जायजा ले सकते हैं। खुद से कुछ सवाल पूछें। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या गलती की? आज मैंने किन चीजों पर गुस्सा किया या परेशान हुआ? और क्या वो चीजें मेरे कंट्रोल में थीं? क्या मैं अपने जजमेंट्स को बदल सकता था? यह अभ्यास एक आईने की तरह काम करता है। यह आपको अपने पैटर्न को, अपनी कमजोरियों को और अपनी तरक्की को देखने में मदद करता है। यह आत्म सुधार का एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। चौथा व्यायाम है असुविधा को स्वेच्छा से गले लगाना। सैनिक अक्सर यह अभ्यास करते थे। वो कहते थे कि हमें समय समय पर जानबूझकर कुछ सी असुविधा का अनुभव करना चाहिए, जैसे कुछ दिनों के लिए बहुत ही सादा और कम खाना खाना, या ठंडे पानी से नहाना, या एक दिन बिना किसी आरामदायक बिस्तर के जमीन पर सोना। इसका मकसद खुद को सजा देना नहीं है। इसका मकसद है खुद को यह याद दिलाना कि हम कितनी कम चीजों में भी गुजारा कर सकते हैं। यह हमारी सहन शक्ति को अधिक करता है और हमें उन चीजों के प्रति ज्यादा आभारी बनाता है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि गरीबी या मुश्किल उतनी डरावनी नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये कुछ ऐसे दिमागी व्यायाम हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिर्फ व्यक्तिगत सुधार के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू भी है। एक स्टोइक दूसरे लोगों के साथ, इस समाज के साथ कैसे रहता है? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर नंबर 6, मैं दुनिया का नागरिक हूं, एक स्टोइक का सामाजिक कर्तव्य। अब तक हमने स्टोइसिज्म के उन पहलुओं पर बात की है जो हमें एक व्यक्ति के रूप में मजबूत और शांत बनाते हैं। लेकिन एक बहुत विशाल गलतफहमी यह भी है कि स्टोइसिज्म हमें स्वार्थी और समाज से कटा हुआ बना देता है। लोग सोचते हैं कि अगर हमें बाहरी चीजों से कोई फर्क ही नहीं होता, तो हम दुनिया की समस्याओं जैसे कि गरीबी, अन्याय या राजनीति में क्यों दिलचस्पी लेंगे। एक स्टोइक तो बस अपनी आंतरिक शांति में मग्न रहेगा और दुनिया को जलने देगा। लेकिन यह स्टोइसिज्म की एक बहुत ही गंभीर और गलत व्याख्या है। सच तो यह है कि स्टोइसिज्म एक बहुत ही गहरा सामाजिक और राजनीतिक दर्शन भी है। स्टोइक्स दुनिया से भागने की नहीं, बल्कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की बात करते थे। इसको समझने के लिए हमें उनके लिविंग इन अकॉर्डेंस विथ नेचर वाले सिद्धांत को फिर से देखना होगा। जैसा कि हमने पहले देखा, इसका एक मतलब था अपनी तार्किक प्रकृति के अनुसार जीना, लेकिन इसका एक और ज्यादा अहम मतलब भी था। स्टोइक्स का मानना था कि पूरा ब्रह्मांड एक ही
जीवित और तर्क संगत प्राणी की तरह है, जिसे वो लोगोस या ईश्वर कहते थे। और हम सब इंसान उस एक ही विशाल शरीर के अलग अलग अंग हैं। जैसे एक हाथ का काम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर की भलाई के लिए काम करना होता है, वैसे ही हर एक इंसान का कर्तव्य है कि वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत, पूरे कॉस्मिक सिटी की भलाई के लिए काम करे। यहीं से कॉस्मोपॉलिटनिज्म यानी विश्व नागरिकता का विचार आता है, जिसे स्टोइक्स ने सिनिक दार्शनिकों से लिया था। जब मार्कस ऑरेलियस से पूछा जाता था कि वो कहाँ के हैं, तो वो कहते थे, एक इंसान के रूप में मेरा शहर रोम है, लेकिन एक तर्क संगत प्राणी के रूप में मेरा शहर यह पूरी दुनिया है। एक स्टोइक यह समझता है कि देशों, जातियों और धर्मों की ये सारी दीवारें बनावटी हैं। हम सब एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं, और इसीलिए हमारा कर्तव्य सिर्फ अपने परिवार या अपने देश के प्रति ही नहीं, बल्कि हर एक इंसान के प्रति है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और एकता लाने वाला विचार है। तो एक स्टोइक समाज में कैसे रहता है? वो एक सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक की तरह रहता है। वो राजनीति में भाग लेता है, वो समाज सेवा करता है, और वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। सेनेका एक राजनेता थे और मार्कस ओरेलियस एक सम्राट। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, उन्होंने उनका सामना किया। लेकिन वो यह सब करते कैसे हैं? वो इसे एक स्टोइक की तरह करते हैं। वो अपना पूरा ध्यान अपने कर्तव्य पर लगाते हैं, न कि नतीजों पर। वो पूरी ईमानदारी, पूरे न्याय और पूरे साहस के साथ अपना काम करते हैं, क्योंकि यह उनके कंट्रोल में है। लेकिन उनका काम सफल होगा या नहीं, लोग उनकी तारीफ करेंगे या बुराई, ये उनके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए वो नतीजों को लेकर चिंतित नहीं होते। वो एक डॉक्टर की तरह होते हैं, जिसका काम है मरीज का पूरी कुशलता से इलाज करना। मरीज बचेगा या नहीं, यह कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। डॉक्टर सिर्फ अपनी कोशिश कर सकता है। यह दृष्टिकोण हमें राजनीति और सामाजिक कार्यों में होने वाली निराशा और करवाहट से बचाता है। जब हम बहुत ज्यादा जुनून के साथ किसी मकसद से जुड़ते हैं और जब हमें मनचाहे नतीजे नहीं मिलते, तो हम अक्सर निराश, क्रोधित हो जाते हैं। एक स्टोइक निराश नहीं होता, क्योंकि उसकी खुशी नतीजे में नहीं, बल्कि सही काम करने के एहसास में होती है। वो जानता है कि उसने अपना कर्तव्य निभाया, और बस यही मायने रखता है। यह हमें दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करने का एक बेहतर तरीका भी सिखाता है। स्टोइक्स का मानना था कि कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा नहीं होता। लोग बुरे काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं, उन्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। जैसे एक बीमार इंसान पर गुस्सा करने के बजाय हम उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, वैसे ही हमें एक नैतिक रूप से बीमार इंसान पर गुस्सा करने के बजाय उसे सिखाने और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अन्याय को सहें। मार्कस ओरेलियस ने दुश्मनों से युद्ध भी किए, लेकिन उन्होंने यह युद्ध नफरत से नहीं, बल्कि एक उदास कर्तव्य की भावना से युद्ध किए, ये समझते हुए कि उनके दुश्मन भी इंसान हैं जो गलती कर रहे हैं। तो स्टोइसिज्म हमें एक पत्थर दिल इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा सामाजिक और सहानुभूतिपूर्ण इंसान बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान हमारी छोटी छोटी दीवारों में नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के साथ हमारे जुड़ाव में है। लेकिन स्टोइसिज्म सिर्फ जीवन की मुश्किलों के बारे में ही नहीं है। इसका एक और ज्यादा ऊंचा और ज्यादा आध्यात्मिक पहलू भी है। वो है भाग्य और मौत जैसे प्रमुख सवालों का सामना करना। इस अंतिम और सबसे गहरी चुनौती का सामना एक स्टोइक कैसे करता है, यह हम अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर नंबर 7, भाग्य से प्रेम करो, मौत के डर पर विजय पाने का स्टोइक रहस्य। अब हम स्टोइसिज्म के उस शिखर पर पहुंच रहे हैं जहां यह दर्शन सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक टूलकिट नहीं रह जाता, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है। अब हम जीवन के उन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डरावने सवालों का सामना करेंगे, जिनका सामना हर इंसान को कभी ना कभी करना ही होता है। भाग्य, दुर्भाग्य और मृत्यु। स्टोइक्स ने इन विषयों पर बहुत ही गहराई से सोचा, और उन्होंने हमें इनसे निपटने का एक ऐसा नजरिया दिया जो बहुत ही साहसी और आश्चर्यजनक रूप से शांतिदायक है। उनका पहला मुख्य विचार था लोगोस या दैवीय तर्क में विश्वास। जैसा कि हमने पहले देखा, स्टोइक्स का मानना था कि यह पूरा ब्रह्मांड अराजक या बेतरतीब नहीं है। यह एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्क संगत व्यवस्था है, जिसे एक सार्वभौमिक कारण या प्रोविडेंस चला रहा है। हर एक घटना, चाहे वो हमें कितनी भी बुरी या अन्यायपूर्ण क्यों न लगे,
उस विशाल ब्रह्मांडीय योजना का एक जरूरी और तर्कसंगत हिस्सा है। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विचार है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हमारा पहला सवाल होता है, मेरे साथ ही क्यों? स्टोइक्स कहते हैं कि यह गलत सवाल है। सही सवाल है, यह घटना इस विशाल ब्रह्मांडीय कहानी में क्या भूमिका निभा रही है। वो हमें सिखाते हैं कि हम एक विशाल पहेली के छोटे छोटे भाग हैं। हम अपनी छोटी सी जगह से पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। हो सकता है कि जो चीज आज हमें एक बहुत विशाल त्रासदी लग रही है, वो कल किसी महत्वपूर्ण भलाई का कारण बन जाए। एक स्टोइक का लक्ष्य है इस ब्रह्मांडीय तर्क के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करना, उससे युद्ध नहीं करना है। और यहीं से वो प्रसिद्ध स्टोइक अवधारणा आती है, जिसे बाद में दार्शनिक नीत्शे ने अमोर फाटी का नाम दिया, जिसका लैटिन में मतलब है भाग्य से प्रेम करो। यह सिर्फ भाग्य को स्वीकार करना या उसे बर्दाश्त करना नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा है। यह हर उस चीज से जो आपके साथ होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, प्यार करना है। यह हर घटना को ऐसे देखना है जैसे आपने उसे खुद ही चुना है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रह्मांड तर्क संगत है और हर घटना उस तर्क संगत योजना का हिस्सा है, तो हर घटना जरूरी और सही है। इसलिए उससे नफरत करने या उसके बारे में शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। एक स्टोइक कहता है, जो होता है होने दो। मैं इसे न सिर्फ स्वीकार करता हूं, बल्कि मैं इसे गले लगाता हूं, क्योंकि यह होना ही था। और यह उस प्रमुख कहानी का हिस्सा है जिसका मैं एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण हिस्सा हूं। यह एक बहुत ही गहरी और मुक्त कर देने वाली भावना है। यह हमें शिकायत करने की आदत से आजाद करती है और हमें हर पल में एक उद्देश्य खोजने की शक्ति देती है। लेकिन उस सबसे विशाल और अंतिम घटना का क्या, जिससे हम सब डरते हैं? मौत। स्टोइक्स ने मौत के डर पर विजय पाने को अपनी शिक्षा का एक बहुत ही केंद्रीय हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि मौत से डरना दुनिया की सबसे प्रमुख तर्कहीनता है। क्यों? सबसे पहले, क्योंकि मौत एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सेनेका कहते हैं, जिस दिन तुम पैदा हुए थे, उसी दिन से तुम मौत की ओर जा रहे हो। यह जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। प्रकृति की किसी चीज से डरना वैसा ही है जैसे आप गुरुत्वाकर्षण से डरें। दूसरे और ज्यादा महत्वपूर्ण, स्टोइक्स कहते हैं कि हम मौत से नहीं डरते, हम मौत के बारे में अपने विचार से डरते हैं। मौत अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो बस अस्तित्व का अंत है। जब हम मर जाएंगे तो हमें कोई दर्द, कोई दुख, कोई चिंता महसूस नहीं होगी। तो हम एक ऐसी चीज से क्यों डरते हैं जिसे हम कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे? जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा, जब तक तुम हो मौत नहीं है, और जब मौत है तब तुम नहीं हो। तो एक स्टोइक मौत का सामना कैसे करता है? वो हर रोज कुछ बहुत मौत के बारे में सोचता है। वो खुद को याद दिलाता है कि उसका जीवन क्षण भंगुर है, कि यह समय उसे उधार में मिला है। इस अभ्यास को मेमेंटो मोरी, यानी याद रखो कि तुम्हें मरना है, कहते हैं। इसका मकसद उदास होना नहीं, बल्कि जीवन को और ज्यादा जिंदा दिली से जीना है। जब आपको यह एहसास होता है कि आपका समय सीमित है, तो आप छोटी मोटी बेकार की चीजों पर अपना समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सच में मायने रखती हैं। आपका चरित्र, आपके रिश्ते और आपका कर्तव्य। यह आपको हर पल को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है। एक स्टोइक अपनी मौत से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि उसने एक अच्छा और सद्गुणी जीवन जिया है। उसने वो किया जो उसके कंट्रोल में था। बाकी सब प्रकृति के हाथ में है। मार्कस ऑरेलियस, जो अपनी जिंदगी में हर रोज मौत का सामना करते थे, खुद को लिखते हैं, अपनी जिंदगी के इस छोटे से पल को प्रकृति के अनुसार जियो और फिर शांति से विदा हो, जैसे एक पका हुआ जैतून का फल अपने वृक्ष का शुक्रिया अदा करते हुए जमीन पर गिर जाता है। यह है स्टोइक का आदर्श। जीवन को पूरी तरह से जीना, और फिर जब अंत समय आए तो उसे बिना किसी डर, बिना किसी शिकायत के एक प्राकृतिक घटना के रूप में स्वीकार कर लेना। लेकिन यह दर्शन सिर्फ इन 3 रोमन दार्शनिकों तक ही सीमित नहीं रहा। इसके विचार आज भी जिंदा हैं और एक बहुत ही आधुनिक और वैज्ञानिक रूप में हमारी मदद कर रहे हैं। वो रूप क्या है, यह हम अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर नंबर 8, स्टोइसिज्म का आधुनिक अवतार, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का जन्म। अब तक हम स्टोइसिज्म की प्राचीन दुनिया में घूम रहे थे, लेकिन अब हम एक लंबी छलांग लगाकर सीधे 20वीं सदी के मध्य में आते हैं और हम देखते हैं
कि कैसे स्टोइक्स के यह 2000 साल पुराने विचार एक बिल्कुल नए और वैज्ञानिक अवतार में फिर से जिंदा हो गए। ये कहानी दिखाती है कि सच्चा ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। वो बस अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता रहता है। 1950 और 60 के दशक में दो अमेरिकी मनोचिकित्सक अल्बर्ट एलिस और एरन बेक, जो अलग अलग काम कर रहे थे, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याओं के इलाज के लिए एक नए तरीके की खोज कर रहे थे। उस समय मनोविज्ञान में फ्रायड के साइकोएनालिसिस का बोलबाला था, जो मानता था कि हमारी समस्याओं की मूल हमारे बचपन के दबे हुए संघर्षों में होती हैं। यह एक बहुत लंबी और अक्सर बहुत अप्रभावी प्रक्रिया थी। एलिस और बेक दोनों ही इस तरीके से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने मरीजों के साथ काम करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखी। उन्होंने देखा कि लोगों की भावनात्मक समस्याएं, यानी जैसे डिप्रेशन या गुस्सा, सीधे सीधे बाहरी घटनाओं से पैदा नहीं होती, बल्कि वो उन घटनाओं के बारे में उनकी मान्यताओं, उनके विचारों और उनकी व्याख्या से पैदा होती हैं। क्या यह बात आपको कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? जी हाँ, ये ठीक वही विचार है जिसे एपिक्टेटस ने आज से 2000 साल पहले सिखाया था। इंसान चीजों से परेशान नहीं होता, बल्कि उन चीजों के बारे में वो जो राय बनाता है, उससे परेशान होता है। एलिस और बेक दोनों ने ही यह स्वीकार किया कि उन्हें अपने इस क्रांतिकारी विचार की प्रेरणा प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों से ही मिली थी। इसी सिद्धांत के आधार पर एल्बर्ट एलिस ने एक नई थेरेपी विकसित की, जिसे उन्होंने रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी यानी आरआईबीटी का नाम दिया, और एरन बेक ने कॉग्निटिव थेरेपी यानी सिटी विकसित की। बाद में यह दोनों तरीके मिलकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी के नाम से जाने गए, जो आज दुनिया में डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया और कई दूसरी मानसिक समस्याओं के इलाज के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित थेरेपी में से एक मानी जाती है। सीबीटी का मूल सिद्धांत बहुत ही सरल है। यह मानता है कि हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार हमारे विचारों का परिणाम है। अगर हम अपने नकारात्मक और तर्कहीन विचारों को पहचानना और उन्हें बदलना सीख जाएं, तो हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को भी बदल सकते हैं। सीबीटी में एक थेरेपिस्ट एक स्टोइक गुरु की तरह काम करता है। वो मरीज को यह पहचानने में मदद करता है कि उसकी समस्या के पीछे कौन से ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स या तर्कहीन मान्यताएं काम कर रही हैं। जैसे एक मरीज जो डिप्रेशन में है, वो शायद यह मानता हो कि मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूं या मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये विचार किसी बाहरी घटना, यानी जैसे नौकरी छूटना या ब्रेकअप होना से पैदा होते हैं। सीबीटी थेरेपिस्ट मरीज को इन विचारों पर सवाल उठाना सिखाता है। वो पूछता है, इस बात का क्या सबूत है कि आप किसी भी काम के लायक नहीं हैं? क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम सफलतापूर्वक नहीं किया है? क्या आपकी इस सोच को देखने का कोई और ज्यादा संतुलित तरीका है? यह प्रक्रिया सीधे सीधे स्टोइक अभ्यास से ली गई है, जिसमें हम अपने जजमेंट्स का विश्लेषण करते हैं। सीबीटी मरीज को एक वैज्ञानिक की तरह सोचना सिखाती है, अपने विचारों को अंतिम सत्य न मानकर उन्हें एक परिकल्पना की तरह देखना और फिर सबूतों के आधार पर उनकी जांच करना। धीरे धीरे मरीज अपने तर्कहीन विचारों को ज्यादा यथार्थवादी और ज्यादा सहायक विचारों से बदलना सीख जाता है। जैसे मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूं की जगह वो सोचना सीखता है, मैं इस एक काम में असफल हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हर काम में असफल हूं। मैंने अतीत में कई काम सफलतापूर्वक किए हैं और मैं इस असफलता से सीखकर आगे जा सकता हूं। जैसे ही विचार बदलता है, भावना भी बदल जाती है। निराशा की जगह आशा ले लेती है और लाचारी की जगह आत्मविश्वास। सीबीटी में स्टोइसिज्म के और भी कई तत्व शामिल हैं। जैसे मरीजों को अक्सर होमवर्क दिया जाता है, जिसमें उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन तकनीकों का अभ्यास करना होता है, ठीक एक स्टोइक के दिमागी जिम की तरह। उन्हें जर्नलिंग करने के लिए या जानबूझकर उन चीजों का सामना करने के लिए कहा जाता है जिनसे वो डरते हैं, यानी साहस का अभ्यास। सीबीटी का पूरा लक्ष्य है मरीज को अपना खुद का थेरेपिस्ट बनाना, उसे वो मानसिक औजार देना जिससे वो भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना खुद कर सके। यह हमें दिखाता है कि स्टोइसिज्म सिर्फ एक पुराना दर्शन नहीं है, यह इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत ही गहरी और स्थायी समझ पर आधारित है। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज भी उतना ही प्रभावी है जितना वो प्राचीन रोम में था। लेकिन क्या इसका मतलब है कि स्टोइसिज्म एक परफेक्ट दर्शन है? क्या इसकी कोई कमजोरी या कोई आलोचना नहीं है?
इस जरूरी सवाल पर हम अगले अध्याय में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9, स्टोइसिज्म की आलोचनाएं। क्या यह दर्शन हर किसी के लिए है? अब तक हमने स्टोइसिज्म की बहुत सारी खूबियों और उसकी शक्तियों के बारे में बात की है। हमने देखा कि यह हमें कैसे लचीला, शांत और समझदार बना सकता है। लेकिन किसी भी विचार को पूरी तरह से समझने के लिए यह जरूरी है कि हम उसकी सीमाओं और उसकी संभावित कमजोरियों को भी देखें। कोई भी दर्शन परफेक्ट नहीं होता और स्टोइसिज्म भी इसका अपवाद नहीं है। इसकी भी कई आलोचनाएं हुई हैं और एक ईमानदार खोजी के तौर पर हमें उन पर भी विचार करना चाहिए। यह हमें एक ज्यादा संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। सबसे पहली और सबसे आम आलोचना यह है कि स्टोइसिज्म बहुत ज्यादा कठोर, बहुत ज्यादा मांग करने वाला और शायद कुछ अमानवीय भी है। यह विचार कि सद्गुण ही एकमात्र अच्छाई है और सेहत, खुशी और प्यार जैसी चीजें निरपेक्ष हैं, ज्यादातर लोगों के लिए हजम करना बहुत मुश्किल है। क्या यह सच में संभव है कि जब आपका कोई अपना बहुत बीमार हो तो आप यह सोचकर शांत रहें कि यह एक बाहरी चीज है और इससे कोई फर्क नहीं होता? क्या यह हमें पत्थर दिल और अपनी भावनाओं से कटा हुआ नहीं बना देगा? आलोचकों का कहना है कि स्टोइसिज्म इंसानी स्वभाव की जटिलता और हमारी भावनात्मक जरूरतों को पूरी तरह से नहीं समझता। हम सिर्फ तर्क संगत प्राणी नहीं हैं, हम भावनात्मक प्राणी भी हैं। और प्यार, जुड़ाव और खुशी जैसी चीजें हमारे जीवन के लिए उतनी ही जरूरी हैं जितना कि तर्क। दूसरी आलोचना यह है कि स्टोइसिज्म हमें सामाजिक और राजनीतिक रूप से निष्क्रिय बना सकता है। अगर हमें यह सिखाया जाए कि हमें उन चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम अन्याय, गरीबी और अत्याचार जैसी सामाजिक बुराइयों को भी चुपचाप स्वीकार कर लें? अगर कोई तानाशाह सत्ता में आ जाए, तो क्या एक स्टोइक यह कहकर चुप बैठ जाएगा कि यह मेरे कंट्रोल में नहीं है? हालांकि हमने पिछले अध्याय में देखा कि स्टोइक्स सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय थे, लेकिन यह खतरा हमेशा बना रहता है कि इस दर्शन की गलत व्याख्या हमें दुनिया की समस्याओं से मुंह मोड़ने और सिर्फ अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह दर्शन कभी कभी व्यक्तिगत बचाव का एक बहाना भी बन सकता है। तीसरी आलोचना इसके लोगोस या प्रोविडेंस के विचार से जुड़ी है। स्टोइसिज्म का यह विश्वास कि ब्रह्मांड एक तर्कसंगत और उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था है और हर घटना एक विशाल योजना का हिस्सा है, बहुत से लोगों को आज के वैज्ञानिक युग में स्वीकार्य नहीं लगता। आज विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ संयोग और अराजकता का भी खेल है। दुनिया में होने वाली बहुत सी त्रासदियां, जैसे कि भूकंप या कोई बीमारी, किसी विशाल योजना का हिस्सा नहीं लगती, बल्कि वो बस प्राकृतिक प्रक्रियाओं का एक अंधा नतीजा लगती है। अगर आप एक तर्क संगत दैवीय प्रोविडेंस में विश्वास नहीं करते, तो फिर अमोर फाटी या भाग्य से प्रेम करने का विचार बहुत खोखला लगने लगता है। एक बच्चे की दर्दनाक मौत को किसी विशाल योजना का हिस्सा मानकर उससे प्रेम करना ज्यादातर लोगों के लिए असंभव और शायद अनैतिक भी लगेगा। चौथी और एक आधुनिक आलोचना यह है कि स्टोइसिज्म का इस्तेमाल कभी-कभी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी यानी विषाक्त पुरुषत्व को उकसावा देने के लिए किया जा सकता है। यह विचार कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और दर्द को चुपचाप सहना चाहिए, कुछ पुरुषों को अपनी भावनाओं को दबाने और मदद मांगने से रोकने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो उनकी मानसिक सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। जैसा कि हमने देखा, असली स्टोइसिज्म भावनाओं को दबाने की बात नहीं करता, लेकिन इसकी लोकप्रिय समझ अक्सर इसी दिशा में चली जाती है। तो इन आलोचनाओं का क्या मतलब है? क्या हमें स्टोइसिज्म को छोड़ देना चाहिए? नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें स्टोइसिज्म को एक धर्म या एक अंतिम सत्य की तरह नहीं, बल्कि एक टूल किट, एक औजारों के बक्से की तरह देखना चाहिए। हो सकता है कि इस बक्से का हर औजार आपके लिए काम का ना हो। हो सकता है कि आपको प्रोविडेंस का विचार पसंद ना आए, लेकिन आप फिर भी डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल जैसे शक्तिशाली औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस दर्शन की उन बातों को लेना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं और उन्हें अपनी जिंदगी और अपने मूल्यों के हिसाब से ढालना चाहिए। स्टोइसिज्म एक नक्शा है, मंजिल नहीं। यह हमें एक दिशा दिखाता है, लेकिन रास्ता हमें खुद ही बनाना है। और अंत में यह सब सीखने के बाद हम अपने जीवन के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण सबक ले सकते हैं, इस पर हम अपने अंतिम अध्याय में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10, निष्कर्ष, आपके अंदर का किला। दोस्तों,
हम स्टोइसिज्म के इस गहरे और शक्तिशाली दर्शन की यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने एक फकीर, एक सलाहकार और एक बादशाह के साथ मिलकर जीवन के सबसे प्रमुख सवालों का सामना किया। हमने सीखा कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। हमने उन दिमागी औजारों को जाना जो हमें मुश्किलों के सामने चट्टान की तरह टिके रहना सिखाते हैं। और हमने उस आंतरिक शांति को खोजने का रास्ता देखा जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। स्टोइसिज्म की विरासत हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा संदेश देती है। वो संदेश यह है कि आपके अंदर, आपके अपने मन में एक ऐसा किला है, एक ऐसा जगह है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत भेद नहीं सकती, जब तक कि आप खुद उसे अंदर आने की इजाजत न दें। यह किला आपकी तर्क शक्ति, आपके चरित्र और आपके निर्णयों से बना है। बाहरी दुनिया में तूफान आते रहेंगे, लहरें उठती रहेंगी, लेकिन आप अपने इस आंतरिक किले में हमेशा सुरक्षित और शांत रह सकते हैं। ये ऑडियो बुक आपको यह वादा नहीं करती कि आपकी जिंदगी में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं जीवन का एक हिस्सा हैं और वो हमेशा रहेंगी। लेकिन यह ऑडियो बुक आपको उन समस्याओं का सामना करने का एक बेहतर तरीका सिखाती है। यह आपको एक योद्धा बनना सिखाती है। एक ऐसा योद्धा जो बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही मन के तर्कहीन विचारों, अपनी हानिकारक भावनाओं और अपनी विनाशकारी आदतों से युद्ध करता है। और इस युद्ध में जीतना ही सच्ची विजय है। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन छोटा और अनिश्चित है। हमारे पास बहुत सीमित समय है और हमें इस समय को उन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। जैसे कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या अतीत में क्या हुआ, या भविष्य में क्या होगा। हमें अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित करना चाहिए, वर्तमान का यह पल, और इस पल में एक अच्छा, एक नेक और एक समझदार इंसान बनने का हमारा प्रयास। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विचारों में है, बाहरी घटनाओं में नहीं। इसे समझ लो और तुम्हें ताकत मिल जाएगी। ये दर्शन हमें एक ज्यादा जिम्मेदार इंसान भी बनाता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी खुशी के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। हमारी खुशी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत विशाल और कुछ डरावनी जिम्मेदारी है, लेकिन यह परम आजादी भी है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक दर्शन के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हम अपने मन को साध कर एक शांत, साहसी और सार्थक जीवन जी सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें, कैसे हानिकारक भावनाओं पर काबू पाएं और कैसे जीवन की हर चुनौती का सामना एक योद्धा की तरह करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी खुशी को बनाने और उसकी रक्षा करने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।